गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टाइटल है वसीयत का क्या मतलब होता है। इस पर मैंने एक वीडियो और बनाया है, उसको मैंने पार्ट 1 नाम दिया है। क्योंकि उस वीडियो को बनाते वक्त अचानक बिजली गुल हो गई थी और लास्ट में अंधेरा छा गया था। इस कारण मैं उस वीडियो को पूरा नहीं कर पाया। इसी वजह से ये वीडियो का पार्ट 2 में बना रहा हूँ। आप इसको देखने के साथ ही उस वीडियो के पार्ट 1 को भी देख लें। आज का हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो में हम किन किन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे उसके बारे में मैं आपको एक संक्षिप्त जानकारी दे देता हूं। कि वसीयत की परिभाषाओं के बारे में हम देखेंगे, वसीयत से संबंधित धाराओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, वसीयत के लाभ, महत्व, विशेषताएं, प्रक्रिया, वैधता, वसीयत को क्या चुनौती दी जा सकती है, नोटरीकृत वसीयत, पंजीकृत वसीयत और स्टाम्प एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 67 के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो मैं सर सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वसीयत क्या होती है। वसीयत को एक अंतिम इच्छा पत्र भी कहते हैं। एक व्यक्ति उसकी स्वस्थ अवस्था में, बालिग अवस्था में एक लेख लिखता है उसकी संपत्ति के बारे में कि उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति किस प्रकार से बांटी जाए। इसके बारे में वो व्यवस्था करता है, उसको वसीयत करना कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसको भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं कि भारतीय स्टाम्प एक्ट 1899 के अनुसूची में वसीयत को स्टाम्प से मुक्ति प्रदान कर दी गई है। संपूर्ण भारतवर्ष में वसीयत पर कोई भी स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती है। उसे सादे हरे कागज पर भी लिखा जा सकता है। आप उसको सादे हरे कागज पर लिखकर, स्वयं भी लिखकर घर पर भी रख सकते हैं, या नोटरी वकील साहब से नोटरी भी करवा सकते हैं, या पंजीकरण ऑफिस में जाकर उसका रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पर लिखते हैं तो उसमें कानूनी प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। क्योंकि एक आम व्यक्ति को कानून की जानकारी नहीं होती है, इसलिए आप वकील साहब से ही नोटरीकृत वकील साहब से ही वसीयत को अगर आप लिखवाएं, या वकील साहब से आप वसीयत को लिखवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसका आप पंजीयन करवाएं तो और बेहतर होगा। क्योंकि रजिस्टर्ड वसीयत का जो डॉक्यूमेंट्स है वो पब्लिक रिकॉर्ड पर, गवर्नमेंट साइट पर हमेशा उपलब्ध रहता है। यदि आपकी वसीयत कहीं घूम जाती है, खो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो आप वहां से उसकी सर्टिफाइड कॉपी को प्राप्त कर सकते हैं। हस्तलिखित वसीयत क्या होती है, नोटरीकृत वसीयत क्या होती है और पंजीकृत क्या वसीयत क्या होती है, इसके बारे में भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हस्तलिखित वसीयत वो होती है जो व्यक्ति स्वयं लिखता है और अपने पास रख लेता है। नोटरीकृत वसीयत वो होती है जिसमें नोटरी वकील साहब के पास जाकर वसीयत को नोटराइज करवाया जाता है। उसमें वसीयतकर्ता की गवाहों की पहचान की जाती है। नोटरी वकील साहब विधि अनुसार उन पर दस्तखत करते हैं और गवाहों के दस्तखत लेते हैं और विधि अनुसार उसको निष्पादित किया जाता है। उनका रजिस्टर में उसकी एंट्री की जाती है, उसका एक नंबर दिया जाता है। इसको नोटराइज वसीयत कहते हैं। पंजीकृत वसीयत में रजिस्ट्रार ऑफिस, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत गठित किए गए हैं, वहां पर उपस्थित होकर वसीयत का निष्पादन करना होता है। वसीयत को प्रमाणित करने के लिए जो कानूनी प्रावधान बताए गए हैं जिनके तहत उसको तैयार किया जाना आवश्यक है, जो कि धारा 59, 61, 63, 74, 82 और धारा 4 और 29 में बताए गए हैं, जिसको मैं आपको आगे कानूनी स्थिति उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 जो कि वसीयत से रिलेटेड लॉ हैं, कानून हैं, जिसमें वसीयत के जो नोटरी के कार्य को किस प्रकार से किया जाएगा उसके बारे में इसमें बताया गया है। नोटरी एक्ट 1952 की धारा 8 में नोटरी के क्या कार्य हैं इसके बारे में बताया गया है। नोटरी की धारा एक, नोटरी एक्ट की धारा 8 की उपधारा 1 की उपधारा का में लिखित के सत्यापन के बारे में बताया गया है। वसीयत भी एक लिखित है, इसका सत्यापन करने का विधि अनुसार अधिकार नोटरी अधिवक्ता महोदय को प्राप्त है। उनके द्वारा जो वसीयत को निष्पादित किया जाएगा, सत्यापित किया जाएगा, उसको अदालत में मान्य किया जाएगा, बशर्ते वो विधि अनुसार लिखी जाए, उसमें कानून की अपेक्षाओं का पूरा पालन किया जाए। वो कानून की अपेक्षा क्या है, जैसा कि सर आप देख रहे हैं वसीयत क्या होती है, इसकी एक डेफिनेशन तो मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दी है, लेकिन मैं आपको इसको पढ़ के भी बता देता हूँ। क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इसके बारे में हमें बहुत कुछ जानना जरूरी है। वसीयत का सीधा सा अर्थ होता है किसी व्यक्ति की आखिरी इच्छा, जिसे उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति और अधिकारों के वितरण के रूप में देखा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो के प्रारंभ में बताया है। वसीयत का महत्व,
वसीयत यह सुनिश्चित करती है कि आपकी संपत्ति का वितरण आपके मन मुताबिक हो। मतलब आपकी संपत्ति जो बांटी जाए आपके मरने के बाद आपके मन मुताबिक हो। अगर वसीयत नहीं बनती है तो भारत में उत्तराधिकार कानून के तहत संपत्ति का वितरण होता है, जो हमेशा आपके परिवार के सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर सकता। मतलब वसीयत लिखना बेहद जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति बगैर वसीयत लिखे मर जाता है तो उसके बाद भारतीय उत्तराधिकार जो कानून है भारत में, उसके तहत उसकी संपत्ति का विभाजन होगा, जिसमें उसके कई उत्तराधिकारी उससे संतुष्ट नहीं होंगे। वसीयत की विशेषताएं क्या होती हैं? वसीयत एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसे आप कभी भी बदल सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मतलब कानूनी दस्तावेज आप उसको कभी भी चेंज भी कर सकते हैं। इसमें ये साफ तौर पर लिखा होना चाहिए कि आपकी संपत्ति, आपका धन और अधिकार किन किन व्यक्तियों को दिए जाएंगे। ये क्लियर लिखा होना चाहिए सर। उसमें नामजद खुलासा होना चाहिए कि ये मेरी संपत्ति मेरे इस बेटे को, इस बेटी को या फलाने व्यक्ति को दी जाएगी मेरे मरने के बाद। पूरा उनका नाम, पता, पूरा डिटेल विस्तृत होना चाहिए ताकि उनकी पहचान की जा सके। ऐसा ना हो कि आप आधी अधूरी जानकारी लिख दें और आपके मरने के बाद जब वसीयत को देखा जाए तो पता ही नहीं लग पाए कि आपने जिनके हक में वसीयत लिखी है वो कौन लोग हैं। इसलिए उनका स्पष्ट उल्लेख वसीयत में होना चाहिए। इसके अलावा वसीयत में गवाहों की उपस्थिति भी अनिवार्य है ताकि वह साबित किया जा सके कि यह व्यक्ति की आखिरी इच्छा थी। मतलब 2 गवाह उपस्थित होना नेसेसरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, जिससे बताया जा सके, वो गवाह कह सके कि हाँ ये वसीयत इन्होंने हमारे समक्ष लिखी थी और यही इनकी अंतिम इच्छा थी। वसीयत के लाभ, वसीयत के क्या लाभ होंगे? वसीयत बनाने से आपके उत्तराधिकारियों में, मतलब आपके वारिसों में संपत्ति के विवाद की संभावना कम हो जाती है। मतलब अगर आप आपके जीवित अवस्था में सब क्लियर लिख देते हैं कि मेरी ये संपत्ति इसको इसको दी जाएगी, तो आपके उत्तराधिकारियों में लड़ाई झगड़े की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है और उसी वसीयत अनुसार आपकी संपत्ति आपके उत्तराधिकारियों में बांट दी जाती है। ये वसीयत का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। वसीयत लिखने का सबसे बड़ा फायदा सर यही है। अगर आप यह तय कर सकते हैं कि कौन आपकी संपत्ति का कैसे और कब उपयोग करेगा, ये भी आप वसीयत में क्लियर लिख सकते हैं कि कौन, कब और कैसे उसका उपयोग करेगा। आप अपनी वसीयत में विशेष निर्देश दे सकते हैं, जैसे कि किसी गैर लाभकारी संगठन को दान देना। मतलब आप वसीयत में दान के संबंध में या संगठन को दान देने के संबंध में भी उसका उल्लेख आप उसमें कर सकते हैं। तो ये वसीयत के सर लाभ हो गए। लाभों में सबसे बड़ा लाभ ये है कि लड़ाई झगड़े को खत्म करना, क्योंकि जब व्यक्ति जैसे ही मरता है तो उसके उत्तराधिकारी उसके क्रियाक्रम के बाद सबसे पहले संपत्ति को लेकर ही लड़ाई झगड़ा करते हैं कि कितना सोना है, कितनी चांदी है, बैंकों में कितना पैसा है, कितने प्लाट हैं, कितनी जमीन है, कितने मकान है। इसके बारे में लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। लेकिन यदि वसीयतकर्ता उसकी जीवित अवस्था में उसको वसीयत के रूप में लिख कर मरा है तो उनके बीच में लड़ाई झगड़े की संभावना बिल्कुल खत्म सी हो जाती है। ये वसीयत के सबसे महत्वपूर्ण लाभ हैं। वसीयत बनाने की प्रक्रिया, वसीयत को लिखित रूप में होना चाहिए। इसे आपके हस्ताक्षर और 2 गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। गवाहों का यह सत्यापन महत्वपूर्ण है ताकि भविष्य में वसीयत को चुनौती नहीं दी जा सके। मतलब चैलेंज नहीं किया जा सका। अगर गवाही नहीं होंगे तो वसीयत को तुरंत चैलेंज किया जा सकता है कि तो फर्जी वसीयत है, झूठी वसीयत है, गलत वसीयत है। कम से कम गवाह होंगे तो इस बात की गवाही देंगे कि नहीं, ये वसीयत पूरे होशो हवास में हमारे सामने लिखी गई है और इसमें जिसको जो जो संपत्ति दी गई है वो हमारे समक्ष दी गई है और बिल्कुल सही वसीयत लिखी गई है। इसलिए वसीयत में गवाहों का होना नेसेसरी और कंपलसरी है ताकि भविष्य में वसीयत को चुनौती नहीं दी जा सके। साथ ही अगर आप चाहें तो आप अपनी वसीयत को नोटरी पब्लिक या कोर्ट में रजिस्टर भी कर सकते हैं। मतलब ये स्वैच्छिक है वसीयत को रजिस्टर करना। यदि आप चाहें तो नोटरी वकील साहब के पास जाकर उसको सत्यापित भी करवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्टर ऑफिस में उसका रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। वो और बेहतर रहता है क्योंकि एक पब्लिक साक्ष्य, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पब्लिक रिकॉर्ड पर हमेशा उपलब्ध रहता है। नोटरी वकील साहब के लिए ऐसा कोई नोटरी पोर्टल नहीं बनाया गया है अभी तक जिस पर उनकी वसीयत को ऑनलाइन प्राप्त किया जा सके। वसीयत को नोटरी वकील साहब को खुद को रखना पड़ता है, लेकिन ये गवर्नमेंट साइट पर हमेशा उपलब्ध रहता है। यदि आपकी वसीयत कहीं घूम गई है, गिर गई है, जल गई है, नष्ट हो गई है, तो आप यहाँ से प्रमाणित कॉपी कभी भी किसी भी वक्त विधि अनुसार उसकी शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से एक रजिस्टर्ड वसीयत काफी महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में आपके काम में आता है। कोर्ट में रजिस्टर भी कर सकते हैं।
वकील साहब कोर्ट में ही बैठते हैं, आप कोर्ट में उनके पास जाके भी करवा सकते हैं, वकील साहब के ऑफिस में भी जाके आप वसीयत को सत्यापित करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के बारे में भी सर मैं आपको बता देता हूं कि इसकी धारा 17 में टेस्टेमेंट्री और नॉन टेस्टेमेंट्री दो दस्तावेजों के बारे में बताया गया है। टेस्टेमेंट्री दस्तावेज वसीयत होते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। नॉन टेस्टेमेंट्री दस्तावेजों में सेल डीड आदि अन्य दस्तावेज आ जाते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। यदि कोई व्यक्ति जिन दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया गया है उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हुए नोटरी करवा लेता है तो वो दस्तावेज विधि अनुसार मान्य नहीं होंगे। यदि उन पर कोई दावा मुकदमा होता है और कोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं तो वो विधि अनुसार नहीं होने के कारण मान्य नहीं किए जाएंगे। अब वसीयत की वैधता के बारे में सर हम देख लेते हैं। वसीयत केवल तभी वैध मानी जाएगी जब उसे बनाने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो। जैसे कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 में सबसे पहले यही बताया गया है कि उसे 18 वर्ष का या उससे अधिक उम्र का होना चाहिए और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। यदि यह शर्त पूरी नहीं होती है तो वसीयत विधि अनुसार की गई होना नहीं माना जाएगा। वसीयत केवल तभी वैध मानी जाएगी जब इसे बनाने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो और उसकी मर्जी में दस्तावेज तैयार किया गया हो। मतलब उसकी मर्जी से मतलब है उसकी जानकारी में, उसको पता होना चाहिए कि इस वसीयत में जो उसने बताया वही लिखा है। कोई दबाव या धोखाधड़ी वसीयत को अवैध बना सकती है। यदि उससे छिपाकर, उसको झूठ बोलकर, धोखाधड़ी देकर वसीयत बना ली और उससे झूठ कहकर कि जो आपने कहा वही लिखा है और उसमें वो नहीं लिखा जाकर कुछ अन्य लिख लिया गया और उनके दस्तखत ले लिए गए, तो इस प्रकार की फर्जित वसीयत को यदि अदालत में चुनौती दी जाती है तो कोर्टों के पूरा राइट है कि ऐसी वसीयत को शून्य घोषित कर सकें, निरस्त कर सकें। वसीयत बनाना हर व्यक्ति के लिए एक महत्व होता है ताकि उसकी संपत्ति उसके प्रियजनों को उचित तरीके से प्राप्त हो सके, मिल सके। अगर आपने अब तक वसीयत नहीं बनाई है तो आज ही आप इसके बारे में विचार करें। मतलब एक ये भी सुझाव है, यदि आपकी संपत्ति है और आपने अभी तक वसीयत नहीं बनाई है तो आप इस ओर आगे बढ़ें और अपनी वसीयत को बनाएं और अपने वारिसों में किसको किस प्रकार से देना चाहते हैं उसका उल्लेख करें। आप नौजवान हैं, आप बूढ़े हैं, आप आधी उम्र के हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 18 साल के हैं या 18 साल से अधिक हैं तो आपको कानून के तहत वसीयत लिखने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ओके सर। अब हम सर वसीयत की परिभाषा और उद्देश्य के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में वसीयत को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से वसीयतकर्ता यह तय करता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का क्या होगा। वह व्यक्ति की आखिरी इच्छा को कानूनी रूप से प्रभावी बनाता है। वसीयत के जो प्रकार हैं सर उसके बारे में भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। वसीयत के दो प्रकार हैं मुख्य, एक है गोपनीय वसीयत और एक साधारण वसीयत। जो गोपनीय वसीयत होती है सैन्य कर्मी या विशेष पेशे में कार्यरत व्यक्ति बनाते हैं। इस प्रकार की वसीयत के लिए कुछ विशेष रियायतें दी जाती हैं। साधारण वसीयत क्या होती है? जो सामान्य व्यक्ति बनाते हैं, जो आम पब्लिक जैसे सामान्य रूप से रह रहे हैं। इसे विधिवत तैयार करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य होता है। वसीयत की वैधता की आवश्यक शर्तें सर। वसीयत की वैधता की आवश्यक शर्तें क्या हैं इसके बारे में बता देता हूं। नंबर 1 है सक्षम मानसिक स्थिति। नंबर 2 स्वेच्छा से बनाई गई। नंबर 3 लिखित दस्तावेज के रूप में तैयार की गई। नंबर 4 हस्ताक्षर और गवाह। ये चारों चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। सक्षम मानसिक स्थिति जैसे कि धारा 59 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1963 में 59 में मैंने आपको बताया है कि वसीयत बनाने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए। अगर व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर है या नाबालिग है तो वसीयत अवैध मानी जाएगी। स्वेच्छा से बनाई गई हो वसीयत, यानी बिना किसी दबाव या धोखाधड़ी के आधार पर उसको कोई धोखाधड़ी नहीं दी गई हो, कोई दबाव नहीं बनाया गया और स्वेच्छा से उसने बनाई हो। वसीयत किसी दबाव या धोखाधड़ी के आधार पर नहीं बनाई जानी चाहिए, वह व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा से बनानी चाहिए। ये भी इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है। यदि इस शर्त का भी पालन नहीं होता तो वो भी वसीयत अवैध मानी जाएगी। लिखित दस्तावेज, वसीयत को लिखित रूप में होना अनिवार्य है, नेसेसरी है। ऐसा नहीं कि आप मौखिक कर दें, मौखिक वसीयत नहीं होती है सर। वसीयत के लिए लिखित होना उसका जरूरी है। हालांकि अन्य सैन्य कर्मियों द्वारा बनाई गई गोपनीय वसीयत मौखिक भी हो सकती है, ये एक रियायत उनके लिए दी गई है। हस्ताक्षर और गवाह, वसीयत में वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर होना चाहिए। कम से कम 2 स्वतंत्र गवाह के सामने वसीयतकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। ये इसमें इसकी कानूनी बातें हो गई जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में हमें बताई गई हैं।
वसीयत की पंजीकरण और नोटरीकरण के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने आपको बता दिया था कि इस वीडियो में हम किन किन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के तहत वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यदि रजिस्ट्रीकरण इसका अनिवार्य हो जाता तो नोटरी वकील साहब का काम खत्म हो जाता। नोटरी वकील साहब फिर उसकी नोटरी नहीं कर सकते थे। इसमें कंपलसरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत वसीयत का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ये वसीयतकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो चाहे तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाए और वो नहीं चाहता है तो नहीं करवाए। इसी वजह से वो नोटरी वकील साहब के समक्ष उसको सत्यापित भी करवा सकता है। यदि इस धारा के तहत रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा के 17 के तहत वसीयत को कंपलसरी कर दिया जाता और इसको नॉन टेस्टेमेंट्री डॉक्यूमेंट्स की बजाय टेस्टेमेंट्री डॉक्यूमेंट्स में शामिल कर लिया जाता, तो फिर इसकी नोटरी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि जिन दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्ट्रेशन नेसेसरी है, कंपलसरी है, उनकी नोटरी नहीं की जा सकती। यदि उनकी नोटरी की जाती है तो वह अवैध मानी जाती है। 1908 के तहत वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह लाभकारी हो सकता है। पंजीकृत वसीयत को भविष्य में किसी कानूनी विवाद की स्थिति में आसानी से साबित किया जा सकता है। यदि मुकदमा कोर्ट में जाता है, जज साहब के सामने जाता है, कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पंजीकृत वसीयत को आसानी से साबित किया जा सकता है, क्योंकि उसका गवर्नमेंट साइट पर रिकॉर्ड हमेशा उपलब्ध रहता है और उसको कोर्ट में आसानी से साबित किया जा सकता है। धाराएं जो वसीयत से संबंधित हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बताया था कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 59, 61, 63, 74, 82, 4 और 29 आदि जो धाराएं जो वसीयत से रिलेटेड है, मैं उसके बारे में भी आपको शॉर्ट में जानकारी दे देता हूं। धारा 59, ये सभी धाराएं जो मैंने आपको बताई है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धाराएं हैं और उन्हीं के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। धारा 59 क्या कहती है? यह धारा बताती है कि कौन व्यक्ति वसीयत बनाने के लिए योग्य, मानसिक रूप से सक्षम और बालिग व्यक्ति वसीयत बना सकता है, जिसका डिटेल मैंने आपको अभी पहले समझा दिया। धारा 61, यह साबित हो जाता है कि वसीयत दबाव, अगर, ये सबसे महत्वपूर्ण धारा है सर, अगर यह साबित हो जाता है कि वसीयत दबाव, धोखाधड़ी या अन्य किसी प्रकार के गलत दबाव में बनाई गई है, तो इसे अवैध घोषित किया जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण धारा हो गई सर इसमें। इसलिए वसीयत में हमें ध्यान रखना होगा कि वो किसी भी प्रकार से विधि विरुद्ध तरीके से नहीं बनी जाए। धारा 63, वसीयत के निर्माण और गवाहों की शर्तों से संबंधित है। इसमें वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर और गवाहों की उपस्थिति की अनिवार्यता का विवरण है। मतलब 2 गवाह होना चाहिए, वसीयतकर्ता का इन दोनों गवाहों के सामने दस्तखत करना चाहिए और वसीयतकर्ता को और जो गवाह हैं उनके पूरे ज्ञान में होना चाहिए कि वसीयत में क्या लिखा गया है। राजी खुशी से इसको किया जाना चाहिए, बिना किसी दबाव के इसको किया जाना चाहिए। धारा 74 क्या कहती है? धारा मौखिक वसीयत के बारे में बताती है। साधारण स्थितियों में वसीयत मौखिक रूप से नहीं बनाई जा सकती जब तक कि यह गोपनीय वसीयत ना हो। मतलब वसीयत को लिखित में ही होना चाहिए, इसको मौखिक रूप से नहीं बनाया जा सकता। अब सर, वसीयत को चुनौती देना। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि वसीयत अवैध रूप से बनाई गई है, तो वह चाहे तो इसे अदालत में चुनौती दे सकता है। अदालत में, कोर्ट में जज साहब के सामने मुकदमा पेश कर सकता है वसीयत को शून्य घोषित कराने के लिए कि फर्जी तरीके से, विधि विरुद्ध तरीके से बनाई गई है। इस स्थिति में कोर्ट वसीयत की वैधता की जांच करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसे कानून के अनुसार तैयार किया गया है या नहीं। कानून वही जो अभी मैंने आपको ऊपर पढ़कर बताया, इन सभी कानूनों का उसमें पालन किया जाना आवश्यक है। यदि इन कानूनों का पालन नहीं किया जाएगा तो वसीयत अवैध मानी जाएगी। कोर्ट इसी बात की जांच करेगा, जज साहब इसी बात को देखेंगे गवाह सबूत के आधार पर। यदि वो पाते हैं कि वसीयत विधि अनुसार बनाई गई है, तो उसके आधार पर संपत्ति का बंटवारा दिया जाएगा और यदि वसीयत अवैध है तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। वसीयत क्या है? नोटरीकृत वसीयत क्या है और पंजीकृत वसीयत क्या है? नोटरी वकील साहब के समक्ष जो वसीयत सत्यापित की जाती है इसे नोटरीकृत वसीयत कहते हैं। और पंजीकृत वसीयत जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्ट्रार ऑफिस में उपस्थित होकर निष्पादित की जाती है, उसे रजिस्ट्रीकृत या पंजीकृत वसीयत कहते हैं। नोटरी वकील साहब नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 में दिए गए कानूनों के तहत वसीयत को सत्यापित करते हैं। इस प्रकार 1908 की धारा 17, इस धारा के तहत वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। ये मैं आपको सर पहले बता चुका हूँ।
वसीयत को वैध बनाने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी ऊपर बता दिए जा चुके हैं। एक बार और शॉर्ट में बता देता हूँ। वसीयत को लिखित रूप में लिखा जाना चाहिए। वसीयत पर वसीयतकर्ता और दो गवाहों के हस्ताक्षर होना चाहिए। वसीयतकर्ता को वसीयत की प्रकृति और परिणामों को समझना चाहिए। वसीयतकर्ता को स्वस्थ चित्त अवस्था में होना चाहिए, बगैर किसी डर दबाव के लिखा जाना चाहिए। और ये वसीयत के जो नेसेसरी थे, मैंने वसीयत के संबंध में कानूनी संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान कर दी है। और आज के वीडियो में मैंने आपको वसीयत की पूरी डिटेल जानकारी दे दी है, जिसके तहत आप वसीयत को किस प्रकार से लिखेंगे और किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और वसीयत में किन कानूनों का इस्तेमाल किया गया, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अक्सर हमारे मन में ये सवाल पैदा होता है कि वसीयत में कितने रुपए का स्टाम्प लगेगा। हम सोच में बैठ जाते हैं कि वसीयत में कितना खर्चा आएगा। तो भारतीय स्टाम्प एक्ट 1899 के अनुसूची में संपूर्ण भारत में वसीयत को स्टाम्प से मुक्ति प्रदान की गई है। इसे सादे हरे कागज पर भी लिखा जा सकता है, आप स्वयं भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि आप एक आम व्यक्ति हैं, आपको कानून की जानकारी नहीं होती है, इसलिए आप वकील साहब से इसको लिखवाएं कानून के तहत, ताकि आपको बाद में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। क्यों? क्योंकि वसीयत आपकी अंतिम इच्छा होती है। आप मरने के बाद इस पृथ्वी से चले जाएंगे और यदि उसको कानूनी कमी के कारण निरस्त कर दिया गया तो दोबारा आप इस पृथ्वी पर उसको लिखने नहीं आ सकते। इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है, जिसको बहुत ही सावधानी से और कानून के तहत लिखा जाना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि वसीयतकर्ता के द्वारा वसीयत सही लिखी जाती है, लेकिन उसमें कुछ कानूनी प्रावधानों की कमी के कारण उसको निरस्त कर दिया जाता है। तो उसके जो उत्तराधिकारी हैं, उससे उन्हें काफी परेशानी होती है और कई बार धोखेबाज और फ्रॉड किस्म के लोग इस बात का फायदा उठाकर उस संपत्ति को हड़पने की भी कोशिश करते हैं और कई बार वसीयतकर्ता के उत्तराधिकारियों के हाथ से वो संपत्ति निकल भी जाती है। क्योंकि ऐसी दशा पैदा ना हो, इसलिए हम कानून का पूरा ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि फर्जी वसीयत अगर लिख दी गई है, कानून के प्रावधानों के तहत सही वसीयत आपने लिखी वो अपनी जगह है, लेकिन फर्जी वसीयत भी लोगों के द्वारा तैयार की जाती है कि वसीयत करता तो मरणासन अवस्था में पलंग पर बिस्तर पे अस्पताल में पड़ा हुआ है या फिर बेहोशी की हालत में या बीमार घर पड़ा हुआ है, और फर्जी लोग वसीयतकर्ता बनकर और उसकी वसीयत को किसी उनके अन्य रिश्तेदारों के नाम लिख देते हैं, जिससे जो है कि वो एक जबरदस्त परेशानी का सामना उनके उत्तराधिकारियों को करना पड़ता है। तो इस प्रकार की फर्जी वसीयत को अदालत में चुनौती देकर निरस्त करवाया जा सकता है। कई बार व्यक्ति के मरने के बाद ऐसे भी धोखेबाज और फ्रॉड किस्म के लोग हैं कि व्यक्ति तो मर चुका है और उसके मरने के बाद उसकी वसीयत बना के ले आए कि साहब ये उसने ये वसीयत की थी, जबकि उसने उसके जीवित अवस्था में ऐसी कोई वसीयत की ही नहीं। तो इस प्रकार का कोई भी मामला अगर होता है तो आप अदालत में वसीयत को शून्य कराने का दावा कोर्ट में पेश कर सकते हैं। आप जज साहब के सामने निवेदन कर सकते हैं कि सर हम वास्तविक उत्तराधिकारी हैं और ये फर्जी वसीयत बनाई गई है, इसके वास्तविक हकदार हम हैं। इस वसीयत को निरस्त किया जाकर ये हमारे संपत्ति जो हमारे पिता की है, ये विधि अनुसार हमारे मध्य में वितरित की जाए। तो इस प्रकार से एक वसीयत के निष्पादन में जो महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी है सर मेरे द्वारा आपको प्रदान की गई है। उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ये वसीयत के संबंध में, वसीयत का क्या मतलब होता है इसके संबंध में मेरा सर दूसरा वीडियो है, क्योंकि पहला वीडियो बनाते समय अचानक बिजली गुल हो गई थी, लाइट चली गई थी और स्क्रीन पर अंधेरा छा गया था। इस कारण मुझे वीडियो को वहीं रोकना पड़ा और मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाया था। इसलिए मैंने ये पार्ट 2 बनाया है, जिसमें मैंने वसीयत की बाकी की संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की है। उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।